हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इंद्रदेव और आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को। तो बीपीएससी मेंस के इस श्रृंखला में आज हम फिर से एक नया क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही इतिहास के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य का पतन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य कैसे नष्ट हो गया देखते देखते। तो हम उसी को देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे देखते देखते नष्ट हो गया, जो कि एक लंबी प्रक्रिया थी। ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब 1707 ईस्वी और कहाँ 1857 ईस्वी 1857 ईस्वी तक लगभग 150 वर्षों में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो हम आइए देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। बीपीएससी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं हम हमारा क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर इतिहासकारों के बीच विवाद है। सर यदुवंश सरकार जैसे इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन का उत्तरदायी अंग्रेजों औरंगजेब की नीतियों को देते हैं, किंतु सूक्ष्म का परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तथा असम से अफगानिस्तान तक विस्तृत था। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारतवर्ष में बरकरार थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी समस्त विद्रोहों का लगभग दमन हो चुका था। मुगलों का संबंध राजपूतों एवं मराठों से बेहतर हो चुका था, किंतु फर्रुखसियर के काल में एक सेकेंड साम्राज्य की कमजोरी के लक्षण दिखाई देने लगे थे। तत्पश्चात 1739 ईस्वी में नादिर शाह के हमले ने मुगल साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। 1761 ईस्वी के तृतीय पानीपत युद्ध में यद्यपि मुगल नहीं आ रहे, किंतु मराठों की पराजय ने ही मुगल साम्राज्य की सत्ता को निरर्थक युद्ध सिद्ध कर दिया। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों मुगल सम्राट एक तरह से बंधक बना दिया। अंततः 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के सम्राट को नाम मात्र का शासन भी समाप्त हो गया, जिसके दो कारण थे। पहला कारण सामान्य कारण था, दूसरा स्पेशल था। ठीक है, तो सामान्य कारण ये महत्वपूर्ण थे, निर्णायक नहीं। जनरल हर चीज में आता है, लेकिन कुछ स्पेशल होता है कि जिसमें कुछ विशेष बात होती है। तो हम दोनों देखते हैं कारण। पहला सामान्य कारण देखते हैं। उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। मुगल काल में उत्तराधिकार का कोई निश्चित परंपरा नहीं थी। उत्तराधिकार के संघर्ष बाबर की मृत्यु के बाद ही मिलने लगता है, किंतु उत्तराधिकार का विभत्स रूप, जिसे खतरनाक रूप कर सकते हैं, शाहजहां के पुत्र के बीच दिखाई देता है। आगे यह लगातार जारी रहा, जिसने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे औरंगजेब के टाइम में भी जहांगीर ने भी विद्रोह किया था, शाहजहां ने भी विद्रोह किया था। उसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब, दारा शिकोह, सभी ने। और आगे आप देखते हैं सैयद बंधु का आक्रमण, मतलब कि वर्चस्व, जो पता ही नहीं चलता है कि कौन शासक कब बन जाता है, कौन शासक कब बन जाता है। कभी कोई किसी को मार देता है। तो ये नहीं रहता है कि जो राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं था। या बड़ा बेटा जो बनता है, आप देखते हैं पूरे इतिहास में कि सबसे राजा का बड़ा पुत्र ही शासन करता है, लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं था कि कोई कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो। तो यही था उत्तराधिकार का, जो पता है, मतलब कि कोई नियम नहीं था कि कौन राजा बन सकता है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमजोर शासक वर्ग। औरंगजेब के बाद के मुगल शासक या मुगल बादशाह कमजोर शासक सिद्ध हुए। जहांगीर शाह वजीर जुल्फिकार खान की सहायता से सत्ता में आया, किंतु जल्द ही षड्यंत्र के माध्यम से फर्रुखसियर बादशाह बन बैठा। आगे सैयद बंधु की सहायता से मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बन गया। वस्तुतः मुगल सम्राट संप्रभुता की अपेक्षा षड्यंत्र एवं विश्वास के प्रतीक होने लगे। सम्राटों की विलासिता ने शासक वर्ग का नैतिक पतन कर दिया। अंततः साम्राज्य का पतन भी आरंभ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दरबारी गुटबंदी। मनसबदारों की बढ़ती संख्या और अच्छे मनसबों की कमी ने दरबारी गुटबंदी को बढ़ावा दिया। दरबार में तुरानी गुट, ईरानी गुट और भारतीय मुसलमानों में संघर्ष तेज हो गया।
सैयद बंधु राजपूत तो और मराठों की सहायता से किंग मेकर बन गए। अंततः मोहम्मद सारंगीला ने निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। फलतः दरबारी गुटबंदी से क्षेत्रीय ताकतों को बढ़ावा मिलने लगा। आप देखिएगा कि मतलब आपके आस पड़ोस ही आपका अगर हेल्प नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा। यही सब होता है कि एक ही घर एक ही में रहिए, एक ही साथ रहिएगा, उसमें अलग अलग आप गुट बन जाएगा तो फायदा नहीं होता है। जब तक आप एक साथ नहीं रहेंगे, आप उस लकड़ी के गट्ठर की तरह नहीं रहिएगा, तब तक आपको कोई तोड़ नहीं सकता। और वही लकड़ी का गट्ठर अगर अलग अलग हो जाता है तो आपको पता है कि क्या होता है। तो यही हुआ था मुगल साम्राज्य में भी, जिसको देखकर यदुनगर सरकार का ये सब कथन है। नेक्स्ट देखते हैं विदेशी आक्रमण। मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा झटका 1739 ईस्वी में नादिर शाही हमले से हुआ, जिसने राजधानी दिल्ली में कहर बरपा दिया। तत्पश्चात अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली के श्रृंखलाबद्ध आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को कमजोर करना आरंभ कर दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में यद्यपि लड़ने वाले मराठे थे, किंतु पराजय मुगल सम्राट की ही हुई, क्योंकि नेतृत्व तो समझिए नेतृत्व उन्हीं के हाथों में था। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन मुगलों से पूर्व ही आरंभ हो चुका था। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने, आपको पता है कि मुगल साम्राज्य कब आए थे, 1526 ईस्वी पानीपत के बाद। और बाबर कब आए थे, पुर्तगाली कब आए थे, 1498 ईस्वी में। यानी कि अंग्रेजी कंपनी पहले आई थी, भले अंग्रेज बाद में आए थे। औरंगजेब अकबर के शासनकाल में कंपनी ही बनी थी और जहांगीर के शासनकाल में कंपनी आई थी। तो वही कि यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू हो गया था। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर कब्जा किया। जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दी। शाहजहां और औरंगजेब ने यूरोपीय कंपनियों पर नियंत्रण करने की कोशिश, किंतु मुगलों की अपेक्षा यूरोपीय कंपनियां तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ थी। आपको पता है जिसके पास टेक्निक होता है वो आगे होता है। जैसे वर्तमान समय में आप अमेरिका को ले सकते हैं या रूस को देख सकते हैं, इनकी टेक्निक बहुत ही आगे है। और हमारी टेक्निक या कोई भी विकासशील देश का टेक्निक बहुत पीछे है। इसीलिए जिसके पास टेक्निक वो आगे होता है। अगर आपके पास टेक्निक है आप भी आगे चलिए। बीपीएससी का एग्जाम भी आप टेक्निक लगाइए, आगे बढ़िए। टेक्निक आपके पास है, कोई भी एग्जाम आपके हाथ में है, तो जितना अच्छा टेक्निक उतने आगे सफलता। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। किंतु मुगलों की अपेक्षा यूरोपीय कंपनियां तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ थी। फलतः मुगल उन्हें रोकने में नाकाम रहे। अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर ली। ये तो थे सामान्य कारण। तो आगे देखते हैं विशिष्ट कारण क्या था, स्पेशल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मुगल साम्राज्य के कारणों में प्रशासनिक और आर्थिक कारण को आधुनिक शोधों में मूल कारण माना गया है, जिसने केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया और इसी से अनेक समस्याओं का जन्म होने लगा। पहला देखते हैं जागीरदारी संकट या कृषि संकट। इरफान हबीब एक इतिहासकार हैं एवं सतीश चंद्र दोनों इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे महत्वपूर्ण कृषि संकट या जागीरदारी संकट को माना। इन इतिहासकारों के अनुसार दक्कन में मुगल साम्राज्य के विस्तार ने जागीरदारी संकट को जन्म दिया। अधिक जागीरदार की संख्या बढ़ने से अच्छे जागीरों की संख्या कम होने लगी। आपको पता होगा कि औरंगजेब के टाइम में बहुत ही सबसे ज्यादा जागीरदार थे। तो आगे देखते हैं, इससे जागीरदारों के बीच बेहतर या अच्छे जागीर के लिए गुटबंदी होने लगी। इससे उत्तराधिकार संघर्ष ने भी बढ़ावा दिया। इसके अलावे मनसबदारी व्यवस्था पर दुष्प्रभाव शाहजहां के माहवारी वेतन व्यवस्था से भी पड़ा। यद्यपि शाहजहां ने वेतन प्रणाली को आरंभ किया था, किंतु इसे वार्षिक वेतन के अनुपात में सैन्य कटौती की जाने लगी। फलतः मुगल सेना कमजोर होने लगी। जमा एवं हासिल के अंतर को दूर करने के लिए दूसरी तरफ इजारेदारी व्यवस्था आरंभ हो गई। इससे आर्थिक व्यवस्था कृषि संकट के रूप में गढ़ने लगी। एक तरफ इजारेदारी के कारण किसानों का शोषण होने लगा, तो दूसरी तरफ भूमि की उर्वरता से उत्पादन कम होने लगा। इसके अलावा जागीरदारों द्वारा भी कृषि विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था।
इन्हीं सब कारणों से इरफान हबीब ने कृषि संकट की संज्ञा दी। कृषि संकट के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी और इजारेदारी व्यवस्था का लाभ क्षेत्रीय शक्तियों को मिलने लगा और इनके हाथों में धन केंद्रण होने के कारण फलतः सिख, मराठे, जाट जैसी क्षेत्रीय शक्तियां सर उठने लगी। मुजफ्फर आलम एवं चेतन सिंह ने इसे ही दूसरे शब्दों में विश्लेषण किया, जिनका मानना है कि कृषि का अधिशेष उत्पादन क्षेत्रीय शक्तियों ने संग्रह करना आरंभ कर दिया। फलतः हथियार और सेना इसी की बदौलत पाया और वे केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने लगे। इस तरह केंद्र और प्रांतों के बीच असंतुलन और क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव ने पतन में भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतिहासकार शिरीन मुसबीब ने आर्थिक संकट को दूसरे रूप में विश्लेषित किया है। उनका मानना था कि विदेशी व्यापार के कारण चांदी का आयात अधिक हो रहा था, किंतु उसका उपयोग धातु मुद्रा या संचित धन के रूप में ही हो रहा था। फलतः पूंजी निर्माण नहीं संभव नहीं हो पा रहा था। इससे मूल्य वृद्धि होने लगी और इसने भी आर्थिक संकट को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतिहासकार अतहर अली ने मुगल साम्राज्य के पतन को एशियाई साम्राज्य के पतन के रूप में देखा। उनका मानना था कि यूरोपीय शक्तियों की तुलना में एशियाई शक्तियां वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से पिछड़ी हुई थी। एशियाई की अपेक्षा उनके पास नौसेना, जहाज एवं बंदूकें आदि थी। इसी पिछड़ेपन के कारण भारत में मुगल साम्राज्य, ईरान में सफवी साम्राज्य, तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य, चीन में मंचू साम्राज्य और जापान में शोगुन साम्राज्य अर्थात सभी एशियाई साम्राज्यों का एक एक कर पतन हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी पतन का कारण एक ही होता है, चाहे आप खुद पे ले लीजिए या किसी सफल देश पे ले लीजिए। पतन का कारण स्वयं होता है कि एक आर्थिक होता है, एक राजनीतिक होता है। तो आर्थिक और राजनीतिक दोनों कारण थे और ये सबसे बड़ा कारण था कृषि संकट। जो कृषि संकट ने मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन कि मुगल साम्राज्य का पतन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।